अर्थ की दृष्टि से वाक्यों अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। हेडिंग 2, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से यस मैम। वाक्यों का वर्गीकरण। कोई वेटिंग रूम में है क्या भाई? मैं तो सबको ऐड कर ली हूँ। बात समझ में आ रही है? हेडिंग दे लिए तुम लोग सब लोग? अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का। यस मैम। हाँ, अब लिखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। पहला, नंबर 1, विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक, व हर्षिकर भी, हर्षिकर भी, वाचक। विधिवाचक वाक्य का निषेधवाचक वाक्य। निषेध, न हर्षिका नी, मूर्धन्य शय का से, ध, वाचक। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, ये मैंने इनेबल किया है, फिर कैसे बच्चे इनेबल इसको इनेबल किया हुआ है, फिर बच्चे कैसे नहीं आ पा रहे हैं? ये वेटिंग में चले जा रहे हैं। लिखे, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक। सबके साथ वाक्य लगाते जाओगे। चौथा प्रश्नवाचक। लिख रहे हो सब लोग? यस मैम। पांचवा, 5 नंबर, विस्मयवाचक, व हर्षिकर वी, आधा दंत स, म या विस्मयवाचक। 6 नंबर, संदेहवाचक। संदेहवाचक, ओके। 7 नंबर, इच्छावाचक। इच्छावाचक। और 8 नंबर, संकेतवाचक। 8 नंबर, संकेतवाचक। ठीक है, बात आ गई समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब पहला लिखो, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य। लिखे, यस इस वाक्य में, इस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है। इस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है। इस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है। जैसे, पूर्ण विराम लिखो, उसके बाद जैसे लिखकर डैश दो। जैसे, जैसे, जैसे लिखकर भी डैश दीजिए। सरल वाक्य लिखिए। सरल वाक्य लिखकर लिखिए,
सरल वाक्य डैश हम खा चुके, हम खा चुके। ठीक है, हम खा चुके। ओके, हम खा चुके, पूर्ण विराम। अब उसके नीचे लिखिए मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य सरल वाक्य हो गया हम खा चुके। अब मिश्र वाक्य लिख के लिखिए मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका, कौमा तब वह आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया। ओके, ठीक है। लिखे Yes, Yes, ma'am. ma'am. पूर्ण विराम। संयुक्त वाक्य, उसके बाद उसके नीचे लिखिए संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य डैश मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया और मेरी भूख, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ठीक है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, पूर्ण विराम। यह है, इस तरह के वाक्यों को कहते हैं विधिवाचक। ठीक है, विधिवाचक। इसमें हो गया सरल वाक्य में हम खाना खा चुके, मिश्र वाक्य में मैं खाना खा चुका तब वह आया, संयुक्त वाक्य में मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो ये 3 तरह के वाक्य यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया विधिवाचक। दूसरा लिखिए निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि परिभाषा ही है अर्थ की दृष्टि से, यानी इन वाक्यों को हम पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि किस वाक्य में क्या कहा गया है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ आपको पता है क्या होता है आप लोगों को? निषेध Yes, मना ma'am. करना, क्या होता है? किसी चीज के लिए किसी चीज को मना करना। मना अर्थ करना। में हाँ, इस स्थान पर आना निषेध है, निषेध है मतलब मना है। इस स्थान मना करना। इस बागीचे में बैठना निषेध है। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य यानी जिनको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। और विधिवाचक को आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं विधिवाचक और निषेध वाचक को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। ठीक है, चलिए लिखिए निषेधवाचक वाक्य लिखकर डैश जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, पूर्ण विराम। जैसे, जैसे। और ये आपके वाक्य जो है वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, सरल वाक्य में भी हो सकते हैं, मिश्र वाक्य में भी हो सकते हैं और संयुक्त वाक्य में भी हो सकते हैं। यानी सिंपल में भी हो सकते हैं, कंपाउंड में भी हो सकते हैं, मिक्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखकर डैश दीजिए। पहला लिखिए वाक्य सरल वाक्य, सरल वाक्य लिखकर डैश दीजिए हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। नहीं शब्द आ गया तो ये कौन सा वाक्य बन गया?
बताइए। मैम निषेधवाचक 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 वाक्य। वाक्य आपका हो गया सरल वाक्य कि हमने खाना नहीं खाया, पूर्ण विराम। अब लिखिए मिश्र वाक्य में ये वाक्य कैसे बनेगा। क्लास 10th में जब आप लोग जाएंगे तो वाक्य परिवर्तन आपके सिलेबस में है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य लिखकर डैश दें। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, कॉमा, मैंने खाना नहीं खाया, कॉमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। ये मिश्र वाक्य यानी मिला दिया गया है। किस कौन सा शब्द लगाकर, इसलिए लगाकर वाक्यों को मिला दिया गया है। मैंने खाना नहीं खाया, कॉमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, पूर्ण विराम। मैंने खाना नहीं खाया, कॉमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, पूर्ण विराम। उसके बाद तीसरा उसी में लिखिए संयुक्त वाक्य। सरल मिश्र के नीचे लिखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य लिखकर डैश दीजिए, संयुक्त वाक्य लिखकर डैश दीजिए। मैंने भोजन नहीं किया, संयुक्त यानी जोड़ा जा रहा है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यानी नहीं का प्रयोग करके निषेधवाचक वाक्य बना दिया गया। ठीक है। अब तीसरा लिखिए आज्ञावाचक वाक्य, जिसको इंपेरेटिव वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव, इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य डैश, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, पूर्ण विराम। जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, पूर्ण विराम। जैसे डैश दे। तुम खाओ, पूर्ण विराम, तुम पढ़ो। तुम खाओ, कॉमा, तुम पढ़ो। ठीक है, तुम खाओ, तुम पढ़ो। चौथा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक लिखे। यस। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में वक्ता, जिन वाक्यों में, ये तुम लोग आज्ञावाचक में क्या लिखे बच्चों? मैम जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम खाओ तुम पढ़ो। इसके बाद हाँ पहले इसलिए लिख लो, इन वाक्यों में, पूर्ण विराम के बाद लिखो, इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, सिर्फ आज्ञा ही नहीं होता, इसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, इन वाक्यों में आज्ञा, कॉमा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति, अ न हर्षुकार, म त हर्षिकार, अनुमति,
आदि के भाव भी प्रकट किए जाते हैं। यानी इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, कॉमा दे देकर लिखोगे, अनुमति आदि के भी भाव प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखो प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है, जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है, कॉमा, वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने झूठ क्यों बोला, प्रश्नवाचक, तुमने झूठ क्यों बोला। यानी जिनमें प्रश्न किया जाए, प्रश्न वक्ता जो है वो प्रश्न पूछता है, इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस यस मैम। मैम। इच्छार्थक, इच्छार्थक, छोटी ई, चछ संयुक्त, चछ संयुक्त, रेफ क, इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक भी इसे कहा जा सकता है, या इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, हाँ, इच्छार्थक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता, जिन वाक्यों में वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है, जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है, कॉमा, इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं, कॉमा, जैसे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। यानी अपने लिए भी इच्छा व्यक्त किया जा सकता है या दूसरों के लिए भी इच्छा व्यक्त की जा सकती है। ईश्वर आपको स्वस्थ कर दें, जैसे डैश, ईश्वर आपको स्वस्थ कर दें, ये इच्छा व्यक्त की जा रही है कि ईश्वर जो है आपको स्वस्थ कर दें, ईश्वर आपको स्वस्थ कर दें। दूसरा, काश, कॉमा, गृह कार्य पूरा हो जाता, काश गृह कार्य पूरा हो जाता। ईश्वर आपको स्वस्थ कर दें, पूर्ण विराम, और दूसरा, काश गृह कार्य पूरा हो जाता। ये इच्छार्थक वाक्य हो गया। ठीक है, आया सबको समझ में? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट 6 नंबर, उसके बाद लिखिए संकेतवाचक या संभावनार्थक वाक्य। संकेतवाचक, संकेतवाचक या संभावनार्थक वाक्य। संकेतवाचक या, एक ही चीज है दोनों, संभावना, दंत स अनुस्वार भावना, रेफ क, संभावनार्थक वाक्य या फिर संकेतवाचक, जिसमें प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे प्रोबेबली कहते हैं ना हम लोग, संभवतः, प्रोबेबली वो कल जाएगा या आएगा, तो जहां संभावना हो,
इसको लिखिए, जिन वाक्यों में वक्ता जिन वाक्यों में वक्ता जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है संभावना व्यक्त करता है ठीक है, संभावना व्यक्त करता है, कॉमा, वे वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं। वे वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं। यानी जो कार्य होने वाला है वो पूरी तरह से पता नहीं है कि होगा ही, संभावना व्यक्त की जाती है, ऐसे वाक्य को कहते हैं संभावनार्थक वाक्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। संभावनार्थक वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं, कॉमा, जैसे शायद कल बारिश आए, शायद कल बारिश आए, पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण, अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा, अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा। यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कल बारिश हो, संभावना व्यक्त की जा रही है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद अब तक वो स्कूल पहुंच गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं, ये जो आप लोगों ने लिखा ना संभावनार्थक वाक्य, इसमें संकेतवाचक लिखे ना आप लोग, संकेतवाचक काट दीजिए, संकेतवाचक बिल्कुल अलग है, सिर्फ संभावनार्थक लिखिए। संकेतवाचक जो लिखे है ना वो अलग से है, उसको मैं अलग से लिखाऊंगी। इसमें सिर्फ संकेतवाचक संभावनार्थक वाक्य ही होगा। ठीक है, यानी जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है वे वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे शायद कल बारिश हो या अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा, ये संभावनार्थक वाक्य है। उसके बाद 7 नंबर मैंने 8 लिखवाया है ना आप लोगों को, 8 वाक्य लिखवाया है ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। हाँ, विस्मयादि बोधक वाक्य 8वां आपका होगा संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय आप लोग समझते हैं, विस्मय कौन से भाव कहलाते हैं बताइए? मैम आश्चर्यजनक। मैम आश्चर्य, खुशी। सिर्फ विस्मयादि बोधक किसको कहते हैं? मन में जितने भी तरह के भाव होते हैं, सिर्फ आश्चर्य के भाव को नहीं कहे जाते हैं। जितने भी विस्मय, खुशी, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, ये सारे भाव जो है विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ठीक है ना, लिखिए, जिन वाक्यों में वक्ता विस्मय, कौमा, आश्चर्य, जिन वाक्यों में वक्ता विस्मय, कौमा, आश्चर्य, कौमा देकर लिखेंगे घृणा, प्रेम, हर्ष, जिन वाक्यों में वक्ता विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त करता है, आदि के भाव व्यक्त करता है, कौमा, वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, जैसे ओह, ओह लिखकर विस्मयादि बोधक चिन्ह
कितनी सुंदर जगह है यह। ओह कितनी सुंदर जगह है यह। देखिए दूसरा, हाय, इसमें आदिबोधक चिन्ह हाय, मैं मर गया। हाय मैं मर गया, पूर्ण विराम। हाय मैं मर गया, ठीक है। उसके बाद लिखिए अंतिम 8 नंबर, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेत दिया जाता है किसी चीज का, यानी एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। देखिए जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, पूर्ण विराम। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यानी संभावना क्या है, क्या संकेत है? जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, यानी धान कब नहीं सूखेगा बताओ? जब पानी पड़ेगा। जब पानी होगी। जब पानी जब बारिश होगी तो धान नहीं सूखेगा, है ना। नहीं सूखेगा। पानी न नहीं बरसता सूखेगा। तो धान सूख जाता। लेकिन पानी बरस गया, इसलिए क्या हो गया, धान। यदि नहीं बच गए। सूखेगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यानी धान को कब काटा जाता है, जब धान खेतों में सूख जाता है ना, तो क्या होता है, धान को काट लिया जाता है। लेकिन बारिश हो गई तो क्या हो गया, धान जो है पूरी तरह से फिर भीग गए। लेकिन यदि बारिश नहीं गीला हो होती तो धान सूख जाते ना। तो संभावना यहाँ पर क्या व्यक्त की जा रही है, संकेत क्या यहाँ पर दिया जा रहा है कि धान तब सूखता जब बारिश नहीं होती। उसके बाद पूर्ण विराम, फिर यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। यहाँ कहने का तात्पर्य कि मैं तब खाऊंगी जब तुम खा लोगे। यानी मेरा खाना कब निर्भर करता है, जब तुम खा लोगे। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य जो है वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। यस मैम। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब आप लोगों का सिलेबस फिर मैं एक बार बोल रही हूँ, आप लोग देखिए क्या है सिलेबस में। लेखन सेक्शन में क्या है, राइटिंग सेक्शन में देख के बताओ। हाँ सबके पास है ना लिखा हुआ, लिखे हो तुम लोग? हाँ सिलेबस को लिख लिए हो या नहीं? यस मैम। मैम लिखे हैं। हाँ लिखी हो? मैम लिख लिए। यस हाँ तो मैम लिख बताओ। लिए हैं। हाँ तो बताओ क्या लिखी हो, बताओ। स्पर्श में तो हो गया ना, स्पर्श में हो गया ना, गद्य और पद्य। यस मैम। यस मैम स्पर्श में कंप्लीट। स्पर्श में हो गया है। और संचयन पढ़ना नहीं है फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में संचयन नहीं ना पढ़ना है। नो मैम नहीं नो पढ़ना है। मैम नहीं पढ़ना है। ग्रामर, ग्रामर में क्या क्या है? मैम शब्द और पद हाँ
अनावश्यक प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग शब्द प्रत्यय, विचार श्रुति संभिन्न नाटक शब्द विलोम है, नाटक पर्यायवाची है, शब्द पर्यायवाची शब्द विलोम विलोम शब्द शब्द अर्थक, है ना। उसके बाद हम अर्थ अर्थ विशिष्ट विशेष वाक्य भेद अनुच्छेद लेखन अनौपचारिक पत्र हाँ पत्र है, पत्र लेखन है, हम संदेश लेखन नारा लेखन हाँ संदेश लेखन है, नारा लेखन है, और अनुच्छेद लेखन भी तो है। हाँ यस मैम अनुच्छेद लेखन बोल दिए। विज्ञापन लेखन है, नो मैम सूचना लेखन, नो मैम विज्ञापन हाँ विज्ञापन लेखन नहीं है ना, और सूचना नो लेखन, मैम विज्ञापन लेखन नहीं है। सूचना लेखन, सूचना लेखन नहीं है, तुम लोग का संदेश लेखन है। संदेश लेखन मैंने बता दिया था यस ना, मैम संदेश लेखन संदेश लेखन मैंने करवाया था, बोलो तुम लोग बोलते नो क्यों मैम, नहीं? संदेश लेखन मैंने करवाया था नहीं, नो मैम नहीं मैम, करवाई थी। संदेश लेखन नहीं करवाया है मैंने। अच्छा नो मैम। तो अब ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं रह गया है लिखने के लिए, है ना। चलिए तो मैं अब तुम लोग को थोड़ा लिखवा दे रही हूँ संदेश लेखन क्या है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैसेज राइटिंग। और संदेश तो आप लोग इसमें व्हाट्सएप पर खूब भेजते रहते हो संदेश मित्रों को, संबंधियों को, लेकिन वही संदेश जिसको आप लोग मैसेज कहते हैं, मैसेज आया था, मैसेज मिल जाएगा, लेकिन ये है क्या, ठीक है। हम लोग कागज पर इसको किस तरह से लिखते हैं, ये तो हो गई व्हाट्सएप की भाषा, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग संदेश भेजते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, एक टेलीग्राम भी ऐप है ना, हाँ यस मैम, यस मैम यस मैम, मैसेंजर भी है, टेलीग्राम है, मैसेंजर है, और बहुत सारे हैं एप्स। लेकिन कागज पर हम किस तरह से संदेश लिखते हैं, संदेश है क्या, ठीक है। चलिए लिखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर स्वयं, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर स्वयं, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर स्वयं, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी प्राप्त सूचना को लिखकर, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी प्राप्त सूचना को लिखकर संबद्ध व्यक्ति को, संबद्ध, संबद्ध का मतलब उससे संबंधित, दंत सा अनुस्वार ब दधा संयुक्त, संबद्ध, द हलंत भी लिख सकते हो, और ध, संबद्ध व्यक्ति को भेजना, संबद्ध व्यक्ति को भेजना संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लेखन में योजक चिन्ह होगा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी प्राप्त सूचना को लिखकर संबद्ध व्यक्ति को भेजना संदेश लेखन कहलाता है, ठीक है। या तो संदेश हम खुद लिखकर भेज सकते हैं, वो संदेश ये भी हो सकता है कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। संदेश संदेश जो है, जैसे मान लीजिए कि इससे भी संबंधित होते हैं, त्योहार से भी संबंधित संदेश होते हैं, जिसको पहले के जमाने में ग्रीटिंग्स कार्ड आता था ना, तो संदेश जो है वो हम किस रूप में भेज सकते हैं, या तो आपके घर में आपका गृह प्रवेश है, या आपके घर में किसी की शादी है, या हमारे यहाँ कोई ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हम आपको संदेश भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से संदेश लेखन हर एक शुभ अवसरों पर जो संदेश भेजा जाता है,
तो एक साथ जो संदेश ऐसा भी हो सकता है कि अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को भी भेजा जाता है संदेश। तो अच्छे संदेश की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो लिखिए, अच्छे संदेश की विशेषताएं। अच्छे संदेश की विशेषताएं। पहला, संदेश संक्षिप्त और तथ्यपरक होना चाहिए। तथ्यपरक यानी टू द पॉइंट, उसमें अनर्गल बात नहीं लिखी जाती है। संदेश संक्षिप्त और तथ्यपरक होना चाहिए। पहला इसका विशेषता हो गया कि संदेश जो है वो संक्षिप्त और तथ्यपरक होना चाहिए। दूसरा, संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक, संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है। संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है। संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्ण विराम। तीसरा, संप्रेष्य दंत स अनुस्वार